बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। सबसे पहले सबको मेरे सारे व्यूवर्स को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और हम ये प्रोग्राम जो है ज़ेस्टाइज सैनिटाइज़र के स्पॉन्सर के थ्रू कर रहे हैं। आज जो है वो रमज़ान से रेलिवेंट के बहुत सारे आपके हेल्थ रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे कि कोरोना अगर आइसोलेशन फील्ड के अंदर हम मौजूद हैं तो क्या रोज़ा रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आजकल चल रहा है वो हैंड सैनिटाइज़र का चल रहा है। हमें नहीं मालूम कि कौन सा सैनिटाइज़र जो है वो हमारे लिए इफ़ेक्टिव है, कौन सा सैनिटाइज़र जो है कोरोना के वायरस पर जो इफ़ेक्ट करता है, किल करता है कोरोना को। तो आज हम इस पर भी डिटेल में बात करेंगे कि कोरोना वायरस का जो यानी जम है, यानी कि उसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसे ख़त्म होता है, किस सैनिटाइज़र के थ्रू ये ख़त्म होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वो सैनिटाइज़र जिसके अंदर अल्कोहल की 65% जो है मकदार मौजूद हो या अबव 65 जो है मकदार मौजूद हो, तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कोरोना वायरस को किल करने के लिए। आज इसीलिए हमने इस टॉपिक पर डिटेल में बात करने के लिए एक बहुत माहिर डॉक्टर को अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है, जिनकी स्पेशलिटी जो है पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं वो। इसके अलावा एस्थमा, एलर्जी और न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हैं। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर इब्राहिम यूसुफ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर। संडे वाले दिन आपने टाइम दिया हमें और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज हमें डिस्कस भी करना है कि सैनिटाइज़र जो है उसकी एक ख़ास अहमियत है और लोग बहुत धोखा भी दे रहे हैं। जो मार्केट में जाली सैनिटाइज़र जो है सेल कर रहे हैं, पता नहीं है कि इसकी कितनी अफादियत है, कितना इसका यूज़ अच्छा है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि क्या इम्पोर्टेंस है सैनिटाइज़र। देखिए फलक, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि एक तो हैंड वॉश की सबसे ज़्यादा इफ़ादियत है आपको। सेकंड, कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक डिस्टेंस रख के 1 मीटर का फासला होना चाहिए। दूसरा, आपका जो सोप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट विथ वाटर। इससे ज़्यादा अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। लेकिन ऑल्टरनेटिव वे टू क्लीन कि हर जगह आपको वाटर बेस्ड या आपको सोप नहीं मिल सकता। और आप ये 2 चीज़ें तो कर ही सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहन सकते हैं, लेकिन स्टिल यू कैन नॉट फाइंड एवरीवेयर द वाटर। और हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, हर जगह आपको एक सैनिटाइज़र की यूजेज होती है जिसकी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंस है। इसमें इम्पॉर्टेंट यही होता है कि आपकी जो सैनिटाइज़र होता है, सैनिटाइज़र में सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपकी जो 65% जो अल्कोहल होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ में उसकी पहचान ये होती है कि उसमें ज़्यादातर जो सैनिटाइज़र्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ बना रही हैं, जैसे कि ज़ीटाइज़ जो है, ये जो सैनिटाइज़र है, उसकी ख़ास बात ये है कि एक तो जब आप हैंड सैनिटाइज करते हैं तो फ़ौरन ही वो अल्कोहल जो है वो उड़ना शुरू हो जाता है, वेपराइज हो जाता है। और इसके बाद आपका ये होता है कि सेकंड्स में आपको लगता है कि इट्स क्लीन। अच्छा, जो दूसरे सैनिटाइज़र जो मार्केट में मिल रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि आप जैसे ही अगर इसको क्लीन कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि एक लेयर बन गई है, उसमें अल्कोहल नहीं होता। वो ज़्यादा सिकेंटेड होते हैं या वो उस क्वालिटी के नहीं होते हैं, उसमें अल्कोहल इतना नहीं होता या 20% 30% अल्कोहल होता है। तो अल्कोहल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू इंटीग्रेट दैट वायरस। और इंटीग्रेट का भी यही होता है कि आपको जो सैनिटाइज भी आप करते हैं कि अगर आपने ये सैनिटाइज़र मुझे दे, मैं आपको बताऊँ कि सैनिटाइज भी अगर आपको करना है तो ये ज़ीटाइज़ का है सैनिटाइज़, और इसको आपने इसी तरह करना है जैसे आपने हैंड वॉश करते हैं। अगर आपने ऐसे किया, फिर आपने पीछे की तरफ लेके जाना है, ठीक है, और इसको ऐसे लेके आपने पूरा हैंड को किया, फिर नाखूनों को करते हुए थंब को किया, और आपके थोड़ा सा आपने पाम टू पाम और नाखूनों के अंदर ले गए। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपकी जो छोटी जगहें हैं वो भी आपकी क्लीन हो जाती हैं उससे। और बेसिकली आपको मेन चीज़ यही है कि आपको अपने ध्यान ये रखना है कि आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि यू आर किलिंग अ वायरस। और ये वायरस सबसे जो इम्पॉर्टेंट है इस वायरस की कि ये एक इनविजिबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके लिए हम फाइट अगेंस्ट वॉर है, उसको हम फाइट कर रहे हैं। तो ये फाइट जो है यही है कि आपने
बेसिकली अवॉइडिंग प्रिकॉशंस लेने जो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सर, द प्रॉब्लम इज दैट बेचारे लोग जो हैं वो आपको पता है उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, ज़्यादातर मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी कपड़े का भी मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर अगेन मास्क पर भी डिटेल में बात करेंगे, पर हैंड वॉशिंग टेक्निक भी प्रॉपर तरीके से नहीं करे। दूसरी बात ये है कि सैनिटाइज़र जो है बहुत एक्सपेंसिव ख़रीदने जाते भी हैं मार्केट में, उनकी जो वैल्यू है कि बढ़ गई है तो उसके प्राइसेस बहुत बढ़ गए। तो पर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब इस तरह के सैनिटाइज़र बना रहे हैं जिसकी कोई इफादियत नहीं है। अब हम तो फॉल्स उसमें रहते हैं ना कि हमने तो हैंड वॉश कर लिया, फिर उसी हैंड वॉश से हमने खाना भी खा लिया। अगर लेट्स सपोज हम बाहर हैं, पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे या सोप अवेलेबल नहीं है, वाटर अवेलेबल नहीं है, तो हम तो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कैसे लोगों को पता चलेगा? बेशक आपने अभी बताया था कि ये एवेपोरेशन हो जाता है, बहुत जल्दी एवेपराइज हो जाता है, फिर भी लोगों को कोई एक ऐसी टिप बताएंगे उनको पता चले कि ये सैनिटाइज़र जो असली सैनिटाइजर है? देखिए, एक तो सैनिटाइजर ज़्यादातर आप देखें तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले लें, जो रिपोर्टेबल फार्मास्यूटिकल जो वो लें, तो आपको पता हो कि फिर आप इनके जब भी कोई बेस्ड होता है आप इनके पीछे इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हैं तो यू कैन सी अल्कोहल कि कितनी की अल्कोहल इसमें परसेंटेज है। तो आपको अल्कोहल की परसेंटेज देखना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्कोहल की परसेंटेज कम है तो यू कैन नॉट किल और वायरसेस एट एनी टाइम, यानी वो उसका यूज़ करना बिल्कुल फजूल है। जो लोग जो मैंने बहुत सारे लोगों के पर्सेज में देखा है, छोटी छोटी जो टिकी बॉटल्स जो होती हैं वो मैंने देखी हैं, वो लगा के घूम रहे हैं या लोग अपने जेबों में लेके घूम रहे हैं। उसमें अगर सिकेंटेड है और वो प्रॉपर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का नहीं है और उसमें अगर अल्कोहल प्रॉपर नहीं है, और अल्कोहल का मैंने आपको बताया कि इसकी एक तो होता है कि जो एक बेस बना देता है और एक जो है वो एवोपरेट हो जाता है। एवोपरेशन मीन्स कि ये अल्कोहल प्रॉपर है। तो आपने जब प्रॉपर तरीके से इसको आपने हैंड सैनिटाइज किया तो ऑटोमेटिकली आपको मुतमईन हो जाना चाहिए कि आपने वायरस को काफ़ी हद तक किल कर दिया। बिल्कुल सर, देखें कितने अच्छे आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। आई गेस सारे व्यूवर्स को हमें पता चल चुका होगा कि कैसे जो है असली सैनिटाइज़र का जो है इंतखाब करना चाहिए, कैसे चूज़ करेंगे वो, कि कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये ओरिजिनल सैनिटाइज़र है, उसके अंदर जो है वो कितनी परसेंटेज मौजूद है। ये जेस्टाइज जो सैनिटाइज़र इसमें जो है वो 73% अल्कोहल मौजूद है, दैट्स सफिशिएंट टू किल द वायरस। ओके फाइन। अच्छा सर, अब मुझे बताएं कि जो मास्क का इस्तेमाल करते हैं लोग, कपड़े के मास्क का, इसकी कितनी अफादियत है? ठीक है फलक, मसला ये है कि मास्क को लेके एक दुनिया ने बहुत बड़ा वबेला मचाया है। अब मसला ये है कि आपको मैंने पहले बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट देन द मास्क। और अगर आप मास्क ढूंढ भी रहे हैं, अगर सर्जिकल मास्क आपको महंगा पड़ रहा है, अब हमारे मुल्क में एक पॉवर्टी का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो हम ये बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते कि हर आदमी सैनिटाइज़र पे चला जाए। हर आदमी जो है महंगे वाले जो N95 मास्क हैं या आजकल मार्केट में KN95 हैं या बहुत सारे मास्क जो हैं वो 800, 1000, 2000, 1500 के आना शुरू हो गए, तो वो के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव चीज़ है और पॉवर्टी लेवल के हिसाब से और इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी कि एक आम आदमी भी दे कैन नॉट अफोर्ड दिस टाइप ऑफ मास्क। तो आप सिंपल एक जो कपड़े के मास्क जो होते हैं वो भी आप बना सकते हैं, डबल तय कर लें। अगर एक कहते हैं कि सिंगल तय में जो है अगर वायरसेस अंदर जा सकते हैं तो आपने उस मास्क को डबल तय कर देना है। अगर डबल तय कर दें या 2 लेयर 3 लेयर की, जैसे अगर N95 का मास्क भी है उसका भी जो फिल्टर्स हैं वो 3 है, तो आपने भी अगर 3 फिल्टर वाला खुद से बना दिया तो वो भी इतना ही इफेक्टिव है जितना कि ये आपने ये जो N95 मास्क के लिए जो कहा जाता है या सर्जिकल मास्क है। इवन दो कि सर्जिकल मास्क का तो मैंने देखा है कि उसके ऊपर अगर वायरसेस अटैक करते हैं, अगर कोई आपके ऊपर खांस देता है तो 3 से 4 घंटे तक तो वो वैसे भी किल नहीं हो सकते हैं। तो बेहतर ये है कि अगर आप कपड़े का मास्क लेते हैं, उसका भी मैंने एक सोल्यूशन निकाला। लोगों ने कहा कि यार सर्जिकल मास्क से हम घर ले जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो मैंने कहा वाई यू आर यूजिंग द सर्जिकल मास्क, अगर नहीं मिल रहे हैं तो डोंट मेक अ फस। तो इसके बाद एक मैंने सोल्यूशन निकाला कि वाई नॉट यू बाय कलरफुल मास्क। अगर फर्स्ट को घर में 5 लोग हैं तो वाई डोंट यू बाय ग्रीन, 5 ग्रीन ले लिए, 5 ब्लू ले लिए, 5 येलो ले लिए, 5 रेड ले लिए, 5 ब्लैक ले लिए, और इस तरह आपने घर में डिविजन्स कर दिए। जैसे आप अगर घर में 4 लोग हैं तो आपने अपने आप को आपने वाइट ले लिया,
उसको आपने ब्लैक दे दिया, रेड दे दिया, येलो दे दिया, और इस पे आपने मार्क कर दिया। अच्छा, अब जब बाहर जा रहे हैं, इंटरनली आ रहे हैं, काफ़ी देर इस्तेमाल करने के बाद आपने उसको अच्छे से डिटर्जेंट में धो लिया और दूसरा मार्क्स आपने पहन लिया, तो एक तो मिक्स भी नहीं होगा, वॉशेबल भी हो जाएंगे, और इसके बाद जो है आपकी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो उससे भी आप बच जाएंगे और एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया आपने कि इस तरह वाकई मास्क जो है मिक्स होने का खतरा होता है। दूसरी बात यह है कि अभी मिल भी तो नहीं रहे ना सर, मास्क मिल भी नहीं रहे हैं, और मिल रहे हैं तो वेरी एक्सपेंसिव है। यानी एक मास्क, अगर सर्जिकल मास्क भी मैंने अभी एक फार्मेसी में मालूम किया ऐसे ही, तो दे आर सेलिंग इन 25-30 रुपीज़। नो डाउट उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि आगे से बहुत एक्सपेंसिव आ रहे हैं, होलसेल मार्केट वालों ने महंगे कर दिए हैं, शॉर्ट कर दिए हैं, फिर आगे से भी प्रोडक्शन नहीं आ रही है, तो ऑफ कोर्स इट्स एक्सपेंसिव। तो ये जो कपड़े का मास्क है, इट्स जो कपड़े का जो मोटा वाला मास्क है वो आप ले लें, जस्ट लाइक N95 भी बन जाता है। मैंने जहाँ तक एक्सपीरियंस है, वो आप उस तरह का मास्क ले लें तो दैट कैन बी अ गुड सोल्यूशन। ठीक है सर, अब थोड़ा रोज़े से रेलेवेंट बात करते हैं कि अक्सर लोगों का एक सवाल होता है कि कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई लोग अफेक्टेड हैं, अगर उन्होंने अपना टेस्ट करवा लिया और पॉजिटिव आ गया पर सिम्टम नहीं है, एसिम्टोमेटिक है पेशेंट, तो क्या वो रोज़ा रख सकता है? देखिए, एसिम्प्टोमेटिक में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है ना, उसमें मामूली सी हो सकता है, शायद टायर्डनेस फील हो रही है उसको, या माइल्ड डिग्री का फीवर हो या ना हो, ये भी पता नहीं है, क्योंकि माइल्ड सिम्टम्स में तो माइल्ड का वायरस का जो अटैक हो रहा है उसमें ज़्यादातर लोग एसिम्प्टोमेटिक ही हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता। आप आराम से रोज़ा रखें और टेक अ गुड डाइट, सहरी में लें, इफ्तार में लें, टेक अ गुड विटामिन ले लें, शाम के वक्त आप अच्छा सा, अगर आपने जो आप शरबत पी रहे हैं उसमें थोड़ा सा लेमन मिला लें, थोड़ा सा अदरक मिला लें, तो एनर्जेटिक डाइट बन जाएगी। रात के वक्त थोड़ा सा कलौंजी खा लें, तो दिस मेक्स योर इम्यूनिटी इंक्रीज। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा इंक्रीज कर लें। सुबह के वक्त सहरी के साथ ही एक मल्टीविटामिन खा लें, साथ में विटामिन सी अगर सुबह में अर्ली मॉर्निंग ही खा लें सहरी के साथ, तो वो भी एक अच्छा फिजिबल डाइट हो जाएगी। लेकिन अवॉइड ये जो तली हुई जो फ्राई चीज़ें होती हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। कोशिश करें कि जो एसिम्प्टोमेटिक भी है, क्योंकि वायरस अगर अंदर है और अगर टेस्ट पॉजिटिव आया हुआ है, स्टिल द वायरस इज इनसाइड, वो कभी भी मॉडरेट टू सीवियर हो सकता है। तो ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, कि हैवी डाइट्स नहीं लेनी है उस तरह की कि आपने उससे आपका जो बदहजमी शुरू हो जाए, क्योंकि कई दफ़ा कोरोना वायरस के सिम्टम्स ज़्यादातर डायरिया और वॉमिटिंग के साथ भी आ जाते हैं। सही है। तो कुछ दफ़ा यही नहीं है कि हर दफ़ा सिर्फ आपको गले की खराश में या फीवर के साथ मिलेगा। कई दफ़ा हमने देखा है, कुछ एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं कि वॉमिटिंग और डायरिया भी हो रहा है। दूसरा जो है, अगर आप रोज़ा रखते हैं तो अल्लाह ताला की तरफ से वैसे ही आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाती है, और रोज़े में तो वैसे भी आपकी जो इम्यूनिटी पावर है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो आप इसको ये नहीं सोच सकते कि रोज़ा नहीं रखना। रोज़ा तो उन लोगों के लिए जो बेड रेस्ट पे हैं या बहुत ज़्यादा सिक हैं, जो इनटॉलरेबल हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं, उनको नहीं रखना। पर वरना आप रोज़ा रखें, रोज़ा तो बहुत अच्छी आपकी सेहत को भी बहुत अच्छा करती है। ओके फाइन सर, मैंने भी एक जगह पढ़ा था और ये रिसर्चेस भी हुई हैं कि रोज़ा रखने की वजह से इम्यूनिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएगा, थोड़ा ब्रीफ करके बताएगा कि कैसे इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे इम्यूनिटी इंक्रीज होगी? क्या फास्टिंग की वजह से जो आपके इम्यून सेल होते हैं वो एक्ट करना शुरू हो जाते हैं, क्या होता है? देखें, वैसे भी अगर आप कहें साइंस पे, आप इस्लाम पे तो है, लेकिन आप साइंस पे अगर चले जाएं तो आपके जो डिग्रेडेशन ऑफ जो सेल्स हैं, जो आपके जो ख़राब वाले सेल्स होते हैं, आसान अल्फाज में मैं समझाता हूँ कि ख़राब वाले जो सेल्स हैं वो आपके इंटीग्रेट होते हैं, मतलब बनना शुरू होते हैं, वो बनते हैं खाना खाने से। ठीक है, और अच्छे भी बनते हैं, बुरे भी बनते हैं। सही है। जब आप खाना नहीं खाते हैं और एक किस्म का वक्फा लेते हैं, कुछ 12-13 घंटे का वक्फा जब लेते हैं खाना खाने का, उसमें आपका जो खाना, आपका जो डिग्रेडेशन ऑफ वायरसेस, ये जो इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके ब्लड में ख़राब है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी माइनस में जाना शुरू हो जाती है। और इस पर आपकी जो अच्छे वाले वायरसेस और बैक्टीरियाज जो हैं वो आपको ऑटोमेटिकली अपर आ जाते हैं और वो जो है खत्म हो जाता है। फेगोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। जो अच्छे वाले सेल होंगे वो जो हमारे टॉक्सिक सब्सटेंस बॉडी के अंदर मौजूद होंगे वो उसको खाना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल यही होता है, ये मैकेनिज्म होता है। ये मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म में फास्टिंग
से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें तो दुनिया में लोग अपने आप को प्रॉपर हेल्दी करने के लिए डाइट को चेंज का पैटर्न यही रखते हैं कि आपको कुछ घंटों में या कुछ हफ्तों में 2 दफ़ा 3 दफ़ा दे फास्ट। तो वो भी बहुत आप देखें अगर कि योगा ट्रीटमेंट्स में आपको बताते हैं, मेडिटेरियन डाइट्स में बताते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में बताया जाता है। ओके सर, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है या वैसे भी फास्टिंग जो होती है वो शुगर के मरीजों के लिए कितनी उसकी अफादियत होती है? शुगर के मरीजों के लिए भी बिल्कुल सही है। अगर आपके ऐसा है कि आप इंसुलिन नहीं ले रहे हैं और इंसुलिन के पैरामीटर्स उसमें नहीं आ रहे हैं तो आप आराम से फास्टिंग करें, कोई मसला नहीं है। क्योंकि अगर इंसुलिन के सेल्स भी जो हैं वो आपको हिट नहीं करते हैं फास्टिंग में, क्योंकि आपके जो पेनक्रियास है उसमें जो बीटा और थीका सेल्स जो बन रहा होता है वो बन ही रहा होता है। आपके इंसुलिन आप जब खाना खा रहे होते हैं तो इंसुलिन आपकी ज़्यादा बनने की कोशिश कर रही होती है। तो जब आप खाना कम खाएंगे और आपकी एक पैरामीटर ऑफ गैप आ जाएगा फास्टिंग का, तो ऑटोमेटिकली वो जो है सेल्स इतना डीएक्टिवेट हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इंसुलिन लेवल आपके लेवल पे रहेगा, वो बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा कि आपको शुगर लेवल अचानक आपकी जो है वो बढ़ना शुरू हो जाए। सही है। तो सर वो जो पेशेंट जिनका जो HbA1c जो है वो राइज रहता है और अगर वो फास्टिंग करते हैं रमज़ान के महीने में 30 डेज या फिर उससे मतलब वक्फे से भी अगर वो रोज़े रख रहे हैं तो क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ता है HbA1c पर उनके? हाँ, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। देखें अब डिपेंड करता है कि आपने फास्टिंग तो की और पता चले कि सुबह में भी आपने ठीक ठाक अच्छा नाश्ता कर लिया और शुगर भी ले ली और इफ्तारी के बाद भी आपने बिल्कुल फ्राई भी ले लिया और आपने बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ले लिया, स्पेशली इसमें कार्ब्स जो हैं वो आपके लिए डेंजरस होते हैं। और इसके बाद आपने रात के वक्त जो लोगों का शेड्यूल है कि रात के वक्त एक डेजर्ट बना के डेजर्ट खा लिया, तो ये एक फास्टिंग का जो रूल ऑफ थंब है वो आपने तोड़ दिया। अगर आप फास्टिंग को प्रॉपर तरीके से रखें और हेल्दी डाइट लें तो HbA1c गिरना शुरू हो जाता है। साथ में आपको एक्सरसाइजेज नॉर्मल तौर पे रखनी होती हैं। जब भी आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल या शुगर लेवल हाई है तो एक मेडिकल साइंस कहती है कि आपको एक्सरसाइज, वॉक डिक्रीजेस योर ये इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करता है और ये जो आपके ये वाले सेल्स हैं इसको डिक्रीज़ कर देता है। तो आपको इन चीज़ों को डिक्रीज़ करना है और इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करना है। जब इम्यूनिटी पावर इंक्रीज़ होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो आपकी HbA1c है या कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारी चीज़ें लेवल डाउन होकर नीचे आ जाएंगी। ठीक है सर, एक कॉलर को शामिल करते हैं। राबिया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी बोलिए राबिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे ये बात करनी है कि मैं बिल्कुल ठीक थी, तकरीबन 4 महीने पहले से मुझे थोड़ी सी तकलीफ शुरू हुई और अभी जैसे ये है ना, मुझे सीने में ये बिल्कुल दरमियान में दर्द हो रहा है और ऐसा हल्का हल्का सा पेन होता है जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अभी कोई भी डॉक्टर और हॉस्पिटल इतने बिजी जा रहे हैं कि इंसान किसी अस्पताल में जाके दिखा नहीं सकता अपने आप को वायरस की वजह से। और हम ना घर में ही हैं, हम 2 माँ बेटियां हैं, जाना भी मेरा इजी नहीं है। मैं काफी एक ऐसे एरिया में 6C की साइड पर मेरा घर है। तो बहरहाल सर मुझे ये मालूम करना है, उस पेन के लिए मैं अभी सिर्फ और सिर्फ एक टैबलेट पैनाडोल के अलावा कोई नहीं खा रही। आपकी एज क्या है? लेकिन 2 से 3 महीने। जी मैम। आपकी एज क्या है? मेरी एज जो है वो 53 है सर। 53 है, ओके। और कोई 53 मेरी एज है। आपके मुझे आपके मतलब कोई शुगर या ब्लड प्रेशर कोई ऐसा मर्ज है? नहीं, मेरा बीपी जो है ज्यादातर लो रहता है। हुआ ये था सर्दी में जो शुरुआत हुई थी ना मैम बीमारी की, तो मेरे गले में तकलीफ हुई थी और उसके बाद जो है बुखार वगैरह हुआ। उस वक्त तो कोई कोरोना का नाम ही नहीं था बिल्कुल भी। ये फरवरी की बात है। तो बहरहाल ये होते होते तकलीफ मैंने वो यहाँ डॉक्टर के पास गई, खुतेजा अस्पताल है करीब, तो वहीं जा पाई मैं। तो बहरहाल उसकी वजह से उन्होंने कुछ ये बताएं कि कभी आपकी फैमिली में कोई कार्डियक इश्यूज हैं? दिल का मसला है कोई आपका? जी बोले। जी फैमिली में बोल। जी सर। आपकी कोई फैमिली में कोई कार्डियक इश्यूज हैं, यानी दिल का कोई मर्ज है? तकरीबन आपके भाई को, आपकी बहनों को या आपके घर में मम्मी अब्बा को किसी को हुआ है? हम सिर्फ घर में 2 अफराद हैं, एक मेरी वालदा है और मैं हूँ। पहले मैं जॉब करती थी, अब जॉबलेस हूँ तकरीबन 6 साल से।
अच्छा, ये बताइए कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने कभी कराया है? कोलेस्ट्रॉल लेवल या शुगर लेवल? सही कह रहे हैं सर। पहले तकरीबन आज से 12-13 साल पहले मेरा जो है ना ये लीवर पर उन्होंने बताया था। ये हिल पार्क जनरल अस्पताल मैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती थी, तो उन लोगों ने ये बताया। अच्छा, चलने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं होती है? चलने में दिक्कत है। दिक्कत है जी सर, दिक्कत है, अब होने लगी है, सांस मेरा। अच्छा, आपने लास्ट हीमोग्लोबिन लेवल कराया था? देखिए, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि पैरामीटर, पहले तो अगर सीने में कहीं बीच में दर्द हो रहा है तो पहले तो आपको ईसीजी ज़रूर करानी है और मालूम रखना है कि आपको कोई इश्यूज़ ऑफ कार्डियक हैं या नहीं है। फिर आपको जाना है लंग्स की तरफ के लंग का कोई इशू है कि नहीं है। लेकिन मोस्टली कभी आप जब खाना नहीं खा रहे होते हैं या कोई इनडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है या रिफ्लक्स हो रहा होता है या गैस्ट्राइटिस हो रहा होता है, तब आपके जो गैसेस हैं ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं। कई दफ़ा आपको पेट से दर्द उठ के ऊपर की तरफ आ रहा होता है यहाँ पे। अच्छा, कार्डियक कई दफ़ा जब भी कार्डियक इशू होगा ना, एक तो आपको पसीने बहुत आएंगे, दूसरा आपका जो पैरामीटर ऑफ पेन है ना वो पीछे की तरफ शोल्डर की तरफ जाएगा। तो एक तो ये देखना है कि अगर आपको पैरामीटर पीछे जा रहा है नहीं आ रहा। अगर आपको थकन फील हो रही है और आप चलने में आपको एक ताकत हो रही है या आप थक रही हैं, तो आपको हीमोग्लोबिन चेक करना है, आपको थायराइड लेवल चेक कराना है, विटामिन D3 लेवल चेक कराना है। ये आप 3 चीज़ें चेक कराएं, साथ में आप देखें कोलेस्ट्रॉल और दोबारा करा के देखें कि इन चीज़ों से ठीक होता है नहीं होता। दूसरा, अगर आपने वॉक की आदत नहीं रखी है और हीमोग्लोबिन लेवल भी आपका कम है और वॉक की आदत नहीं रखी है, एक तो हीमोग्लोबिन लेवल को आप बढ़ाएं, जो ग़िज़ा अच्छी खा सकती हैं वो सहरी और इफ्तारी में खाएं, और जो आयरन लेवल्स बढ़ाते हैं। मोस्टली आयरन लेवल कम होने की वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं और साथ में विटामिन D लेवल भी कम हो जाता है, तब भी आपकी हीमोग्लोबिन लेवल ऊपर नहीं जाता, तब भी ऐसे प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। तो आप ये 2 चीज़ों का पहले ध्यान रखें। अगर आपके पेन हो रहा है तो पहले आप जस्टिफिकेशन करवा लें कि अगर ये कार्डियक इश्यूज़ नहीं है तो इट ओनली कैन बी अ गैस प्रॉब्लम। गैस्ट्राइटिस हो सकता है, उसकी वजह से गैसेज हो सकती हैं, यही एक प्रॉब्लम हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है सर, इस पर बात करेंगे, अपनी गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे। चलते हैं ब्रेक की जानिब, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे रोज़ों में जो है वो कैसे आप ख्याल रख सकते हैं अपनी डाइट का भी, और अगर खुदा न ख्वास्ता अगर आप कोरोना वायरस से मुतासर हो चुके हैं, आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, यानी कि सिम्टम्स आपके अंदर नहीं आ रहे, तो आप आराम से रोज़े रख सकते हैं, पर अपनी जो डाइट है उसका ख़ास ख्याल रखते हुए। जी सर, आप ब्रेक से पहले एक उसका भी जवाब दे रहे थे, क्वेश्चन का भी, कि कॉलर का, कि जो दिल के मरीज़ होते हैं उनको जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम की वजह से भी दिल के मरीज़ एक अलग है। आपको एवुलेट देखें, अगर कोई भी ऐसा पैरामीटर हो रहा है कि आपके कहीं भी चेस्ट में पेन हो रहा है, तो आपको एवुलेट ज़रूर करा लेना है कि आइदर इट्स कार्डियक इश्यूज़ और पल्मोनरी इश्यूज़ हैं। अगर ये 2 इश्यूज़ नहीं हैं तो देन यू आर डायग्नोज के यार आपको गैस ही हो सकते हैं, नथिंग एल्स। ठीक है। फिर आपको देखना है कि आपको रिफ्लक्स के प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, गैस्ट्राइटिस के प्रॉब्लम्स है या नहीं है। फिर आपको उसके हिसाब से डाइट का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कौन सी डाइट लेनी है और किस वक्त लेनी है। फजर में तो आपने ले ली, अब आपको लगता है कि यार फजर में मुझे अगर जैसे डायरेक्टली अगर मैंने खाना खाया और मैं सो जाऊं और मुझे डायरेक्टली रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो यू हैव टू मेक अपना स्केड्यूल बनाना है कि आपको जो डाइट है वो पहले कर लेनी है। जैसे आपने 12, साढ़े 12, 1 बजे खा लिया, फिर आपने सो जाना है, फिर आपने सिर्फ पानी पी लिया 3, साढ़े 3 बजे, इसके बाद आपने नहीं खाना है, क्योंकि आपको जब लेटना है फजर की नमाज के बाद, तो ऑटोमेटिकली आपका रिफ्लक्स का जो सिनेरियो है वो लेट डाउन हो, ऊपर की तरफ ना गिरे। इसी तरह रात के वक्त आपको बहुत हैवी डाइट नहीं लेनी है, जैसे आपने बहुत कोलेस्ट्रॉल ले लिया या ऐसी डाइट्स ले ली जो बिल्कुल ही आपको गैस्ट्राइटिस करा रही हो या आपको बिल्कुल पेन करा रही हो या गैसेस बना रही हो, तो ऑटोमेटिकली वो पेन कराएगा। तो मोस्टली हम जब ER में, ज़्यादातर जो रमज़ान के दिनों में बहुत सारे जो लोग ER में आ रहे होते हैं ना, उनका ये प्रॉब्लम यही होता है, उनको गैसेस ज़्यादा हो रही होती है। ठीक है सर, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अमजद, अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल? अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे तकरीबन पिछले कोई 20 दिन से सुबह के टाइम मुझे उठ के छींकें आती हैं। क्या हो रहा है? और बाज़ औक़ात, हाँ जी, थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। जी, आवाज़ आ रही है आपकी। जी, मुझे छींकें आती हैं
ठीक है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि ये लगातार आ जाती हैं 7, 8, 9 तक है, और फिर ये सिलसिला जो है ना, ये तकरीबन कोई 11 बजे तक मेरी नाक बहती है। सही है। तो अब ये पूछना ये था कि ये भी एक सिम्टम्स में से एक है। तो वैसे तो मैं खैर घर पे ही हूँ और मतलब बाहर कम ही निकलता हूँ, तो ऐसे में कोई चेक कराने की जरूरत। कितने दिनों से हो रहे हैं आपको ये सिम्टम्स? तकरीबन कोई 20 एक दिन से। ओके। और कभी कोई एलर्जी का इश्यू तो नहीं रहा आपको? यही बात जो है ना, ये मैंने पूछना थी कि इस पे हम किस तरह से फर्क कर सकते हैं कि ये एलर्जी है या नहीं। हुआ क्या इनको? मुझे आवाज इनको छींकें आ रही हैं। अच्छा, छींकें, स्नीजिंग हो रही है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। अब ये बताएं कि आपके ये 3-4-5 दिन से है, तो आप ये बताएं कि आपने आपके जो आप कहाँ से बात कर रहे हैं? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद में आपके पहले कभी ऐसा हुआ है? लास्ट ईयर कभी पोलन सीजन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पोलन सीजन होता है, तो पोलन सीजन में लास्ट फ्यू इयर्स में कभी ऐसा हुआ है? ये डॉक्टर साहब तकरीबन हर साल ही होता है ये, और ख़ास तौर से इन दिनों में ये हो जाता है, लेकिन इतना कंटिन्यूस नहीं रहता ये। ओके। जितना इस दफ़ा है ये। अच्छा, देखें, ये जो छींकें होती हैं उनकी पहली तो ये होती है कि आपको राइनाइटिस हो रहा होता है। जब राइनाइटिस होता है तो एलर्जी जो है आपकी नाक के अंदर कभी कभी जब जा रही होती है, स्पेशली अगर कराची में है तो पोल्यूशन एंड डस्ट कॉजेज अ लॉट। इस्लामाबाद का सीज़न जो है वो उसमें डस्ट कम है लेकिन पोलन बहुत है वहाँ पे, तो जिनको पोलन होता है उनको फ्लू भी बहुत रहता है, उनको चीखें भी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। स्नीजिंग यानी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ पे। तो एक तो बचाने के लिए ये है कि आपने वही मास्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि कोरोना है तो आप मास्क पहन रहे हैं। हम हर फ्लू वाले, इन्फ्लुएंजा पेशेंट, राइनाइटिस वाले पेशेंट या जिनको भी डस्ट एलर्जी है या पोलन एलर्जी, हम कहते हैं कि आप मास्क पहने। ज़रूरी नहीं है आप सर्जिकल मास्क या N95 के लिए आप हर जगह ढूंढते फिर रहे हो। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपने कपड़े के 3 तया वाला मास्क बना लिया और आपने वो पहन लेना है, और वो पहन के आप घूमें। इसके बाद इंशाल्लाह आपको ये स्नीजिंग का प्रॉब्लम वैसे ही बहुत कम हो जाएगा। दूसरा, एक होम रेमेडी जो बहुत अच्छी है दवाइयों के अलावा, नो डाउट इन्होंने दवाइयाँ बहुत ली होंगी और डॉक्टर्स के पास भी जा रहे हो, एक होम रेमेडी बहुत अच्छी है। उसमें एक स्टीम वर्क्स और लॉट, क्योंकि स्टीम आपके राइनाइटिस और आपके साइनसेस को खोल देता है, जिसकी वजह से आपको पोस्ट नेजल ड्रिप हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपको छींकें शुरू हो जाती हैं, और या तो पोस्ट नेजल ड्रिप की वजह से आपके ब्रोंकोलाइटिस हो जाता है। इसके बाद आप क्या करें कि एक तो वेज़लीन बहुत ज़्यादा यूज़ करें। वेज़लीन का एक रोल दूसरा है कि लोग कहते हैं कि यार वेज़लीन का रोल क्या है, तो मॉइस्चराइज़र है, लेकिन दूसरा वेज़लीन का रोल जब आप नाक के अंदर लगाते हैं तो ये प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम द डस्ट, एक तो पहले, दूसरा पोल्यूशन से भी बचा रहा होता है, दूसरा छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डस्ट माइट्स की तरह जो आ रहे होते हैं बेड पे लेटने के बाद भी, उसको भी अंदर जाने से बचाते हैं। तीसरा, अगर आप बाहर ऐसे शहर में रह रहे हैं या मुल्क में रह रहे हैं जिसमें पोलन ज़्यादा है तो पोलन की जाने से बचा लेगा, क्योंकि पोलन भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और इस सीजन में पोलन बहुत ज़्यादा होता है, तो पोलन से बचेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है आपका ये स्नीजिंग बेहतर हो जाएगी। इनका एक ये भी सवाल था कि कैसे मैं डिफ्रेंशिएट करूं कि मुझे कोरोना नहीं है, क्योंकि सिम्टम्स अप्रोक्सीमेट मैच हो जाते हैं। मुझे हर साल ये होता है, हर साल मुझे एलर्जी का इशू होता है, पर इस बार मैं कैसे डिफ्रेंशिएट करूँ कि क्योंकि पहले कह रहे थे कि पहले मुझे होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, इस बार बहुत ज़्यादा हुआ है। देखिए, कोरोना के लिए तो पहले ये इम्पॉर्टेंट है कि आपको कांटेक्ट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। सही है। जब तक कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है तो मोस्टली कोरोना के केसेस नहीं है, कांटेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। दूसरा, आपने अगर ये सिम्टम्स में अपर रेस्पिरेटरी जो इन्फेक्शन है, जो नेज़ल वाला, फ्लू, स्नीजिंग, पोस्ट नेज़ल ड्रिप, ये नहीं है, क्योंकि कोरोना में जो कफ है वो ड्राई है और वहाँ जो सूदिंग इफेक्ट है ना उसकी बहुत कम हो जाती है, उसमें ड्राइनेस ज़्यादा है। अच्छा। और उसके बाद वो लंग में जाके ARDS कराता है, और नमूनिया की पिक्चर्स भी उसमें कम है। उसमें वायरल इन्फेक्शन में ज़्यादातर ARDS की पिक्चर बनती है, लेकिन पहले क्या होता है, आपको ड्राई कफ होगी, एकदम से आपको जो है ड्राइनेस फील होना शुरू हो जाएगी, चोकिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद आपको होगा फीवर, वो भी फीवर भी हाई ग्रेड रहता है। अब इन्फ्लुएंजा में आप ले लें और कोरोना में ले लें, कोरोना का जो फीवर है वो अप टू द 102, 103 है। इन्फ्लुएंजा का फीवर आपने देखा H1N1 का या फीवर जो होता है वो ज़्यादातर 100, 101 तक पहुँचता है, इससे ज़्यादा नहीं पहुँचता, वो 2-3 दिन में सेटल भी हो जाता है। और इसमें कफ
की जो मिकदार होती है वो म्यूकस के साथ होती है, ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंजा में होती है, और उसकी जो कफ होती है बहुत ड्राई होती है और बिल्कुल चोक कर देता है, ऐसा लगे जैसे फांसी का फंदा लग गया। ओके, तो ये आपका एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अदरवाइज सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स तो अगर आपकी कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, मैंने आपको कहा कि सिम्टम में तो वॉमिटिंग एंड डायरिया के साथ भी आ रहा है। उस दिन मैं एक न्यूज़ में एक डर्माटोलॉजी का एक प्रोग्राम देख रहा था, तो एक डर्माटोलॉजिस्ट वेस्टर्न कंट्री की कह रही थी कि एक पेशेंट शोड विद फिंगर पे एक नेल पे एक पिटिकियास के मार्क्स के साथ एक प्रेजेंट कर गई। तो ये भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लोग तो जानवरों से भी हो रहे हैं कि मैंने लास्ट फ्यू जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं सुन रहा था कि जानवरों को नहीं हो रहे, लेकिन अब तो हमने देखा है कि जानवरों को भी होना शुरू हो गए। तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कोविड में चेंजेस हो रहे हैं डे बाय डे, डेली नए रिसर्चर्स, नए लैब्स की नई इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं, नई चीज़ें आ रही हैं, नए ट्रीटमेंट्स की फार्मूलाज आ रहे हैं कि इससे भी ये चीज़ ठीक हो सकती है, उससे भी ये चीज़ ठीक हो सकती है। सेकंड जो है आपका जो है ये भी चीज़ें आ रही है कि आपके सिम्टम्स अलग अलग सिम्टम्स के साथ भी लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन स्टिल जो मेन सिम्टम्स हैं ये यही हैं जो आपके जो मैंने बताया आपको। ठीक है सर। तो सर यही बात है कि जो लोग मतलब इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं या फिर जिनको ऑलरेडी एलर्जी या एज़मा का इशू है तो उन पर ये इफ़ेक्ट ज़्यादा कर रहा है एज़ कम्पेयर टू जो जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है। क्योंकि मेरे साथ भी कुछ लोग ऐसे थे जो कोलिग्स हैं, जो मतलब दोस्त हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव एनी सिम्टम। इवन उनको, कुछ लोगों को तो फीवर की भी कोई हिस्ट्री नहीं है या स्पाइक नहीं हुई है। तो क्या मतलब उनको उनका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा था या क्या रीज़न था? देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि कोरोना का सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि कॉन्टैक्ट, आपकी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। अगर किसी को था या 2 दिन बाद पॉजिटिव आया है और मैं उसके साथ कहीं काम कर रहा हूँ, जैसे आप इंटेंसिव केयर में एक साथ काम कर रहे हैं, ईआर में आप काम कर रहे हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूट में आप ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे किसी को पॉजिटिव आ गया या वो बाहर से कहीं से लेके आया, अगर मुझे पता चल रहा है कि उसको पॉजिटिव आया है, तो अगर उसका अपना टेस्ट कराऊँ, PCR का टेस्ट कराऊँ, तो मोस्टली हो सकता है मेरा नेगेटिव आया या पॉजिटिव आ जाए। अगर पॉजिटिव आया तो समझें कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स मौजूद हैं, मैं कैरियर हो गया हूँ। अगर मेरे पास अगर एसिम्टोमेटिक हूँ या माइल्ड सिम्टम्स हैं, लेकिन मैं किसी को भी करा सकता हूँ, मतलब मैं जितने लोगों से मिलूंगा उसको मैं इन्फेक्ट कर सकता हूँ। तो स्टिल यही प्रोटोकॉल है कि आपको आइसोलेट योर सेल्फ एट होम। अगर बड़ा घर है तो अपने घर में आप आइसोलेट हो जाएं। अगर कोविड पॉजिटिव आया है PCR पे, और अगर कोविड नेगेटिव आया है और आपको लग रहा है कि मेरा कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है, तो कई दफ़ा तो रिसर्च ये कह रही है कि आपको दोबारा टेस्ट करवाना है। आप दोबारा टेस्ट करवा के कन्फर्म करवाएं, तीसरी दफ़ा भी टेस्ट करवा के कंफर्म करवाएं कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में किट्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो किट्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से और एक्सपेंसिव होने की वजह से हम ज़्यादातर लोगों का टेस्ट नहीं कर रहे हैं। और कई दफ़ा सिविल ऑफ इंडस में या आप JPMC में जा रहे हैं या SIT में जा रहे हैं, तो दे टेक ए हिस्ट्री। अगर हिस्ट्री के हिसाब से आप उस हिस्ट्री में फॉल हो रहे हैं उस टेस्ट पे, तो टेस्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो टेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट है, आपको लगता है कि मैं बिल्कुल कोविड के साथ साथ रहा हूँ और आपका टेस्ट भी नेगेटिव है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका टेस्ट उसमें पॉजिटिव आ जाता है तो आइसोलेट योरसेल्फ फॉर 14 डेज। ठीक है सर। एक कॉलर भी शामिल है हमारे साथ, सज्जाद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बात कर रहा हूँ मैं। जी बोलिए। अब से 6 माह पहले मेरे सर में चोट लगी थी, घर में गिर गया था मैं। ठीक तो है। उसके बाद हुआ ऐसा था कि वक्ती तौर से उसको CT स्कैन कराया, मैंने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन हम मुसलसल 2 माह हो गए और मेरे पूरे सर में दर्द रहता है और आपको दिखाया दवाई उसकी असर नहीं कर रही है मेरे ऊपर। इसके बारे में कुछ पूछना चाह रहा था मैं आपसे। सर आपका कोई सवाल इनसे? सवाल मुझे रिपीट इनका सवाल यह है कि ये कहीं गिरे थे, इसके बाद उन्होंने CT स्कैन करवाया था तो CT स्कैन क्लियर आया था, पर अभी इनको वक्फे से सर में दर्द हो रहा है और दर्द ठीक नहीं हो रहा। ओके, ठीक है। दर्द की मैं सबसे पहले ये बताएं कि आपको कोई चक्कर तो नहीं आते या आपको आंखों में अंधेरा फील तो नहीं होता? चक्कर आ रहे थे, चक्कर नहीं आए, लेकिन पूरी रात सोता नहीं हूँ मैं। बल्कि मुझे जो ऐसा अगर असर, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जग रहा हूँ, लेकिन ख्यालात आते हैं मेरे ज़हन में। अच्छा, अब ये बताएं कि आपके एक सर में दर्द है या पूरे सर में दर्द होता है? सर ये पूरे सर में मेरे, यानी कि पीछे जिसे कहते हैं बैटरी बोलते हैं इसको, कानों के साथ जो मतलब गर्दन में पिछले हिस्से के अंदर, गर्दन और पीछे का हिस्सा जो होता है कानों के साथ,
ठीक है। अच्छा, आपने जब सर का सिटी स्कैन कराया था तो पीछे की रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाले हिस्से का भी सिटी स्कैन कराया था? ये तो डॉक्टर ने नहीं कहा था, डॉक्टर ने मुझे सिटी स्कैन कहा था ये मेरे शोल्डर सही है मेरा, इसमें दर्द रहता है, चक्कर तो नहीं आते? जी, चक्कर तो नहीं आते आपको? सर चक्कर आया कितने, चक्कर नहीं आ रहा है फिलहाल, मेडिसिन ले रहा हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं डॉक्टर खानजारा खाते इलाज करा हूँ, मेरे सर्जन, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, काफी डॉक्टर में चेंज कर चुका हूँ मैं अब। ठीक है। अच्छा, पहले तो आपको देखें, स्पेशली अगर आपके अगर ये सारा सिम्टम्स हैं और आपके मेडिसिन से ट्रीट नहीं हो रहे हैं तो दोबारा आप सिटी स्कैन से हटके एक एमआरआई करा लें, और एमआरआई पीछे की जो सर्वाइकल एरिया होता है, जो ऊपर का एरिया है, उसका भी एक सिटी एमआरआई करा लें। इससे एक फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कोई आपकी नर्व जो है वो कहीं ब्रेकल प्लेक्सस में कहीं दब तो नहीं रही है, तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर के दर्द के लिए। दूसरा, एमआरआई से अगर छोटा सा अगर कहीं क्लॉट है तो एमआरआई से वो डायग्नोस हो सकता है, तो एक तो आप वो करा लें। अगर आपने बहुत हैवी मेडिसिन ले रहे हैं और उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा तो यू हैव टू एवेल्यूएट बाय अ नॉट टुवर्ड्स यू गो टू अ न्यूरोसर्जन, यू गो अ न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे जो आपको कुछ मेडिसिन देंगे तो इंशाल्लाह इससे ठीक हो जाना चाहिए। अगर चक्कर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि आपकी कुछ चीज़ें बेहतर हो गई हैं, तो आप पहले तो आपको अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट को आप फाइंड आउट करें कि क्यों आपको ये हो रहा है। दूसरा, सर में दर्द की वजह ब्लड प्रेशर का मर्ज होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आपको ये सर्च आउट करना है कि ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, और दूसरा आपको सर्च आउट करना है कि आपके कान में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या कान में कोई वैक्स तो नहीं फंस गया है, तो ये भी आप इसको चेक कराएं। और फिर आप तीसरा आप चेक करें कि आपकी नज़र कहीं वीक तो नहीं हो गई है। चौथा, आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ तो नहीं करते हैं। सोते हुए आपको देखना है कि सोते हुए आप सो कैसे रहें। कई दफ़ा गैस्ट्राइटिस या गैसेस अचानक शुरू होने की वजह से भी सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो वो भी आप चेक करें। दूसरा, आप शुगर लेवल भी चेक करें। तो ये 4-5 चीज़ें, और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी चेक कराएं। ये सारी चीज़ें चेक कराने के बाद आप एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास दोबारा जाके अपने आप को दोबारा चेक कराएं, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ इंशाल्लाह डायग्नोसिस बन जाएगी। ठीक है, एक और कॉलर का भी शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। ओके, कॉल ड्रॉप हो गई है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे कि आप अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं, और दूसरा जो है वह रमज़ान के महीने में भी आप कोरोना वायरस जैसी वबा जो पैंडमिक फैला हुआ है उसमें आप अपने रोज़ों का फ़र्ज़ कैसे अदा कर सकते हैं। इसके अलावा भी सर ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वाली बातें बताई हैं जो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी हम सब के लिए ड्यूरिंग दिस मंथ। जी सर, आप जो है वो हमें ये भी बता रहे थे कि आप एक कॉलर का पहले से जवाब दे रहे थे कि जो एमआरआई करवाना चाहिए उनको, और बहुत सारे और इश्यूज़ हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल भी, और न्यूरोलॉजिकल है, ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द रहता है, गैस्ट्राइटिस की वजह से सर में दर्द रह सकता है, मिग्रेन एक बड़ा फैक्टर है। अगर स्पाइनल कॉर्ड में कहीं इंजरी हुई है और उसको अगर हमने छोड़ दिया है तो उसको आपको डायग्नोस करना है। अगर तो आप सिटी स्कैन से अगर आपने कुछ नहीं आया तो आप गो फॉर एमआरआईज। फिर आपने देखना है कान में कोई पेन तो नहीं है, फिर आपको वर्टाइगोस देखने, वर्टाइगो भी इसके साथ हैं नहीं है, तो उसका इशू कान से ज्यादा है। ठीक है सर, एक कॉलर को भी शामिल करते हैं। आबिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आबिद साहब, क्या सवाल करना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो कोविड-19 चल रहा है, ये बच्चों को किस तरह बचाएं इससे? ठीक है सर, आपका कोई सवाल? बच्चों को किस तरह से बचाना चाह रहे हैं आप? बच्चों को तो वैसे ही पहले तो घर में है तो आप बाहर निकाल ही नहीं रहे, तो बच्चों को बचाने का फैक्टर कहाँ आ रहा है? अच्छा, घर पे ही ज्यादातर, जैसे हम लोग जॉइंट फैमिली है तो कोई अगर घर का एक फर्द बाहर जाता है तो वापस आता है तो वो बच्चों के साथ जो है वो उसको चूमना और रिश्ता उठाना तो वो तो चलता ही है। ठीक है, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। इसका आंसर सबसे अच्छा यही है कि आप पहले तो घर से बाहर जा क्यों रहे हैं। अगर इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ है तो बाहर वैसे ही कुछ नहीं खुला हुआ। अगर आपको ऑफिस वाले बुला रहे हैं तो अगर आप जा भी रहे हो तो आपको वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। आप अगर बाहर जा रहे हो तो एक जैकेट पहन के जाएं। जैकेट आप
बाहर ही अपने उतार दें धूप में, तो धूप में उसकी जो वायरस की इंटीग्रेशन वो बहुत ज़्यादा होती है, तो स्लो हो जाती है। फिर आप अपनी ऑफिस में जा रहे हैं, ऑफिस में जाके आपने मास्क पहनना है, आपने सैनिटाइज अच्छा वाला यूज़ करना है, जिस तरह मैंने बताया जिसमें 70% अल्कोहल है। जैसे कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का जो मैंने कहा कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के सैनिटाइजर्स यूज़ करें। फिर अगर आप घर अंदर जा रहे हैं तो आपने अच्छी तरह हैंड वॉश किया, किसी से बात करे बगैर, ऑफिस की बात बता रहा हूँ, आपने हैंड वॉश अच्छी तरह किया। हैंड वॉश करने के बाद आप आए, अपना काम किया सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क पहन के, और इसके बाद आप वापस घर जा रहे हैं, जैकेट पहनी और आप घर चले गए। घर जाने के बाद जैकेट वहीं बाहर ही उतारनी है। इसके बाद अपने घर गए, घर जाने में आपने अगर बेल पहले बजाई है तो पहले आप अपने आप को हैंड को सैनिटाइज करें, फिर उस बेल को भी थोड़ा सा सैनिटाइज करें, और उसके बाद आप बेल बजाएं कि आपका अगर कोई हाथ में इन्फेक्शन लग गया है तो वो किसी और बेल बजाए तो इससे ना हो। फिर आपने दरवाजे पे अगर खटखटाया है तो दरवाजे को पहले आपने अगर डिटॉल की बोतल बाहर ही रखें कि 1 ml अगर आप डिटॉल लेते हैं और अगर 1000 ml की बोतल में आप बना लें घर में, और अगर पूरे दिन आप स्प्रे कर रहे हैं तो गेट पे आपने रख देना है। अगर बड़ा घर है तो आपके चौकीदार कर देंगे, अगर छोटा घर है तो खुद ही आपने स्प्रे कर दिया। फिर आपने चप्पल बाहर उतारने हैं, चप्पल को आपने वही डिटॉल का स्प्रे नीचे की तरफ कर दिया, कि वो रोड पे जो कोरोना के जो वायरसेस हैं उसकी अफादियत 12 आवर्स है। ओके, तो आपने क्या क्या प्रोटेक्शन की? आपने पहले प्रोटेक्ट किया बेल को, दूसरा आपने दरवाजे को, तीसरा आपने शूज को स्प्रे कर दिया। अब आपको अपने ऊपर स्प्रे नहीं करना, आपने किसी से बात नहीं करनी है। आपको पता है कि अब मैं जैकेट पहन के भी आया था, जैकेट बाहर उतार दिया, आपने घर गए, अंदर कपड़े चेंज किए और कपड़े नहा लिया, नहाने के बाद कपड़े चेंज किए, हैंड वॉश अच्छी तरह किया 20 सेकेंड सॉरी, और इसके बाद आप अपने आपके घर पे रहें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से कॉन्टैक्ट में उस दरमियान में रहे हैं तो आप घर में भी मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग वैसे भी घर में करें। अगर आप घर में गेम्स भी खेल रहे हैं बच्चों के तो थोड़ा सा वैसे भी दूर रह के खेलें। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको इस चीज़ों से आप बचा सकते हैं घर में बच्चों को। पर सर देखें, अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है और हम लोग जो है वो आम डेज़ में वैसे भी मतलब होता है कि हम लोग इतना करीब नहीं रहते, फैमिली इफ्तार साथ करनी है तो भाई सहरी साथ करनी है, तो इसमें हम सोशल डिस्टेंसिंग का कैसे ख्याल रख सकते हैं? देखिए, अगर जॉइंट फैमिली भी है और तो अगर आप जैसे नमाज में भी इन्होंने कह दिया है कि एक सफ़ छोड़ के दूसरी सफ़ में आपको नमाज़ पढ़नी है, और तो आप खाना भी ऐसे ही खा सकते हैं। अगर एक आदमी की जगह छोड़ के दूसरा आदमी की जगह बैठ के आप खाना खा रहे हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ए सोशल डिस्टेंसिंग। एक सोशल डिस्टेंसिंग 1 मीटर की है जो हमारे लिए, आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग पीपल के लिए। घर में आपको 1 फीट का फासला भी बहुत है। और साथ में जो है आपने अगर घर में आपको लगता है कि आपके जो अगर आप बाहर से आए हैं तो यूज़ वही कपड़े का मास्क जो आपको मैंने तरीका बताया को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। किरण कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा आप शो कर रही हैं। और मैं एक सवाल करना चाहूँगी डॉक्टर साहब से। एक तो मेरा ये सवाल है कि मेरी वालदा के अक्सर बैठे बैठे ना सांस एकदम रुकता है और फिर वापस आ जाता है, मतलब एकदम बंद होता है फिर आ जाता है, और ये तकरीबन 2-2.5 साल से ये मसला चल रहा है। इसके लिए कुछ बता दीजिए क्या? ठीक है, फाइन। उम्र क्या आपकी वालदा की? तकरीबन 58-59 के करीब है। ओके, और उनको कोई और इशू है, मतलब सांस का मसला है, एज़मा का इशू है या फिर दिल का कोई मसला, कार्डियक? एज़मा देखिए कोई मेडिसिन तो ऐसा वो यूज नहीं कर रही हैं, बस शुगर है जरा उनको इशू। और हमने उनका वो करवाया था, ECG करवाई थी तो वहाँ से जिना अस्पताल से, तो ECG तो सही, ECG वो डॉक्टर कह रहे थे कि सही नहीं है, मगर इको करवाई तो सही थी। इको ओके फाइन। इको में आप मुझे बता सकती हैं कि उनके दिल की जो इजेक्शन फ्रैक्शन होता है, इको हम इसीलिए करवाते हैं, वो कितने % आया था? ओके, कॉल ड्रॉप हो गया है। जी, मेरे ख्याल से कार्डियक इशू हो सकता है। कार्डियक इशू बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर ECG ख़राब आई है तो इन्होंने उस वक्त जब ECG के वक्त फ़ौरन जब आप कराते हो तो ट्रोपाई ज़रूर कराते हो। तो ट्रोपाई अगर नहीं कराया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसको अंदर से कोई मसल्स डैमेज है कि नहीं है। सांस का इशू या रुकने का इशू, चोकिंग का इशू जो होता है वो भी सबसे ज़्यादा, पेट का मसला सबसे ज़्यादा होता है, इसके बाद ही सारे मसले शुरू होते हैं। तो पहले तो आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि पेट का मसला तो नहीं था। तो अगर इकोकार्डियोग्राफी नॉर्मल आई है
और ईसीजी उस वक्त कहीं ऑल्टर्ड आई है, तो हो सकता है कि उस वक्त कहीं गैस्ट्रिक इश्यूज ज़्यादा हुए हों निस्बतन के कार्डियक इश्यूज़ के। अगर कोई कोमोर्बिड्स नहीं है तो ऑफकोर्स कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ और मजीद हो। अगर कहीं सांस रुक रहा है तो यू हैव टू ऑलवेज चेक फॉर द हीमोग्लोबिन लेवल्स, हो तो चेक करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से ज़्यादा डिस्टियाँ फील ज़्यादा हो रहा होता है। ठीक है। ओके फाइन सर, आप कोई शॉर्ट सा मैसेज देना चाहेंगे? हमारे पास जस्ट 60 सेकंड्स हैं, हमारा जो प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। हमारे व्यूवर्स को कोई अच्छा सा मैसेज दे दें। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, मैसेज नहीं है, ये एक इल्तिजा है मेरी तरफ से और सारे हमारे डॉक्टर्स की तरफ से कि अगर किसी के घर में अपने को कोविड-19 पॉजिटिव आ गया और अगर वो पर्सन की सिम्टम्स ज़्यादा हो गए और वो इंटेंसिव केयर में चला जाता है, आप ये सोचें कि आप उस इंटेंसिव केयर में ना जा सकते हैं। अगर उसकी उस बीच में डेथ हो जाती है तो ना आप उसको देख सकते हैं, ना उसको जनाजे को दफना सकते हैं, ना नहला सकते हैं। तो प्लीज़ खुदारा